अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे 31 अगस्त, जो कि इंतहाई अहम तारीख़ और ये डेडलाइन थी जब तालिबान ने कहा था कि वादे के मुताबिक अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से अपना इनखला 31 तारीख तक मुकम्मल कर लेंगे। इनखला आज हतमी तौर पर मुकम्मल हो गया। आखिरी तैयारे ने परवाज़ भर ली। उसके बाद तालिबान की जानिब से जश्न मनाया गया। मुख्तलिफ़ गलियों में काबुल की हवाई फायरिंग हुई। फिर हमने देखा कि किस तरह से तालिबान काबुल एयरपोर्ट तक पहुँचे और ये सारे मनाजिर बहुत हिस्टोरिक तारीख़ी हैं और यकीनन ये एक तारीख़ आज रकम हुई है। जिस तरह से एक तवील तरीन जंग इख्तिताम को पहुँची अफ़गानिस्तान में, तालिबान इसको वाज़े तौर पर अपनी आज़ादी, अपनी विक्ट्री करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका इस बात पर खुश है कि उसने इतने कम दिन में अपना इनखला मुकम्मल किया, तो ये एक शायद उनकी तरफ से एक बड़ा मामला है। 17 रोज़ में वो समझते हैं कि तारीख़ का सबसे बड़ा शहरी इनखला उन्होंने करके दिखाया। ये बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि जाने से पहले जो डिफेंस सिस्टम है काबुल एयरपोर्ट पर, उसको नाकारा बनाया गया। बहुत से तैयारे, गाड़ियाँ जो वहाँ पर मौजूद थीं, उनको अमरीकी अफवाज की जानिब से नाकारा बनाया गया और बिलाखिर आखिरी परवाज़ वहाँ से निकल गई। इसके बाद अब ज़ल्म खलीलज़ाद का जो बयान है, वो कहते हैं अफ़गानिस्तान में हमारी जंग ख़त्म, अब तालिबान का इम्तिहान है। सवाल इस सारे मामले में एक ही उठता है कि ये 20 साल पहले जहाँ पर अफ़गानिस्तान खड़ा था, तालिबान की हुकूमत थी, तालिबान के कंट्रोल में था, 20 साल की जंग, खरबों डॉलर जिसमें लगे, कई जानें ज़ाया हुई, उसके बाद आज भी वही सूरत हाल है कि वहाँ पर फिर तालिबान इक़्तिदार में आ चुके हैं। अब अपनी हुकूमत साजी उनकी आखिरी मरहले में और वो ये सारा काम कर रहे हैं। फिर दाइश का एक ख़तरा वहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से हालिया कुछ दिनों में हमने देखा कि काबुल एयरपोर्ट पर कुछ हमले हुए, तो किस तरह से दाइश से ये तालिबान नबर्द आज़मा होंगे। उनका कहना है कि हम दाइश को देख लेंगे, अगर वो यहाँ पर जंग मुसल्लत करेंगे तो हम उनसे निमट लेंगे। लेकिन ये किस हद तक मुमकिन हो पाएगा। मैं चाहूँगा इस पूरी की पूरी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और 20 साल में कम व बेश जो मामलात रहे उन पर तो हम ज़रूर बात करें, लेकिन उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारा इबाम मौजूद है कि यहाँ पर अमरीकी फ़ौजी आए हैं, नहीं आए हैं। मुख्तलिफ़ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरें हैं। कोई कह रहा है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के शहरी हैं जिनको फैसिलिटेट किया गया है। कहीं पर एग्जैक्ट तादाद नहीं बताई जा रही। वज़ीर दाखिला वाज़े तौर पर यह कह रहे हैं कि कोई फ़ौजी यहाँ पर नहीं आए, जबकि सहाफ़ी हज़रात ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 5 स्टार होटल्स की लॉबीज़ में उन्हें बावर्दी फ़ौजी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये सारा का सारा मामला क्या है, इस पर क्लैरिटी क्यों नहीं है, या ये जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात थी खान साहब की, अब उसको चूँकि आड़े हाथों लिया जा रहा है, तो उस सारे मामले से बचने के लिए हकीकत छुपाई जा रही है। मैं चाहूँगा इस पर भी बात करें और फिर कुछ प्रोग्राम के आखिर में हम सियासी मामलात पर भी ज़रा बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और सलमान आबिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। कैसे देखते हैं सर ये 20 साल जंग का ख़ात्मा? सवाल तो ये है कि ये जंग किस लिए थी? ये तालिबान को एलिमिनेट करने के लिए थी? ये अफ़गानिस्तान को सिक्योर करने के लिए थी? ये किस मकसद के लिए थी? क्योंकि 20 साल बाद आज वहीं पर सारे मामलात खड़े हैं जहाँ 20 साल पहले थे। तो क्या हासिल क्या हुआ और क्या ये वाकई मुकम्मल तौर पर शिकस्त है, बेशक अमरीका इसे तस्लीम करे या ना करे? देखिए अरसलान, बात यह है कि जब हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप ना समझें, आपको ये पता हो कि ब्रिटिशर्स के साथ अफगान ने क्या किया था, फिर सोवियत यूनियन की आप सामने मिसाल थी, और आपने जानते समझते बूझते आपने अब अमेरिकन ने आके यहाँ पर अपने आप को ट्राई किया और बहुत बुरी तरह मिजरेबल ह्यूमिलेटिंग डिफीट तक वापस जा रहे हैं। और इसमें एक याद, 2-3 याद रखें, देखें, दे डिड नॉट कम to kill only 300 या 400 अलकायदा के लोगों को। They had very grand designs. They thought अफगान तालिबान हैं, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ स्मॉल आर्म्स हैं, जाएंगे बमबारी करेंगे, उसके बाद जाके बैठ देंगे, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे और हमेशा के लिए अफगानिस्तान में बैठ जाएंगे और अड्डे कायम करेंगे। और उसके साथ उन्होंने हम करज़ई की हुकूमत भी बना ली। दूसरी हुकूमत अगर आपको याद हो तो उन्होंने दिसंबर में हम करज़ई की हुकूमत बना ली। फिर उसके बाद इंटरम के बाद उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन करा के उनको बिठा दिया। फिर अशरफ गनी को दोबारा ले आए एंड दे थॉट के पपेट गवर्नमेंट को बिठाएंगे जैसे रशियन ने किया था, लेकिन नॉट रियलाइजिंग कि अफगान ब्लड में वो फॉरेन रूट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। एक तो ये बात। नंबर 2, दे थॉट कि यहाँ हम बैठेंगे, बड़े मज़े से दुनिया के इस हिस्से में आके कमांड करेंगे। दे केम, वो अफगानिस्तान के माउथ पे आके बैठ गए, बिल्कुल जहाँ से सेंट्रल एशिया को एक्सेस मिल रही थी। इधर चाइना को मॉनिटर कर रहे थे, सिंकियांग प्रोविंस, वहाँ की प्रॉब्लम्स के लिए।
इधर ईरान को मॉनिटरिंग कर रहे थे, साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टेट्स के लिए पहुंच गए या और फिर उन्होंने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना और इधर पाकिस्तान, ईरान को अलग कर दिया। ये उनके डिज़ाइन थे एंड दे वर डूइंग द बेस्ट ऑफ पॉसिबल थिंग। तभी उन्होंने अपने अंडरग्राउंड बड़े बड़े एयर बेसिस बना लिए, 4-5 लाख ट्रुप्स को ले आए, उसके बाद अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ले आए, उसके बाद वहाँ पर अपनी मर्जी का उन्होंने इंटेलिजेंस नेटवर्क बना लिया। टोटल उन्होंने कंट्रोल कर लिया। दे थॉट कि हम इसको कंट्रोल करते रहेंगे। पैसे के साथ उन्होंने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क से रूल बना लिए। फिर उसके बाद इंडिया में इन्वॉल्व किया। इंडिया को कहा जी आप इनके ट्रुप्स को ट्रेन करें। उन्होंने 2-3 अरब रुपये, बिलियन डॉलर भी लगा दिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कुड विल की, बट दे वर नॉट एक्सेप्टेड, दे वर ट्रीटेड एज फॉरेनर्स। एक तो यहाँ ये बात थी। उसके बाद तालिबान ने बिल्कुल बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और डिटर्मिनेशन के साथ से इनके साथ लड़ाई की। और ख़ास तौर पे जब उसामा बिन लादेन को मारा गया, जो 2011 की बात है, तो 10 साल ये सिर्फ इसीलिए बैठे रहे कि हम अब यहाँ पर पक्के रहेंगे जी। उसके बाद कोई इनका रीज़न में नहीं बनता था। तो इनको इस वजह से इनको बहुत बुरी तरह मात पड़नी पड़ी। ना इन्होंने अफगान नेशनल आर्मी को ट्रेन सही किया, पैसे के जोर पर इन्होंने हुकूमत की, और सबसे अफगान के हार्ड माइंड विन नहीं किया, जिसकी वजह से आज मुझे दिन देखना पड़ा। बिल्कुल सही। ताहिर मलिक साहब, गो कि ये मामला तो कहा जा रहा है 20 साला जंग का खात्मा हो गया। ये 20 साला जंग का खात्मा हो गया या ये एक और नई जंग का आगाज़ है जो शायद मुतवक्के है इसके बाद से? कैसे देखते हैं आप? इसमें जो ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो आपके सवाल का जो पूछना आप चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में नेगेटिव भी चांसेस हैं। अगर तो चीज़ें बेहतर होती हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। उसकी बिल्कुल सिंपल रीज़न है, उनके पास सी नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट्स है, और कल को अगर अफगानिस्तान डेवलप करता है इस नई रजीम से तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो बड़ी मेरे ख्याल में चैलेंजिंग है। वो चैलेंजिंग इस तरह है कि आप बात कर रहे हैं कि 60-50 साल से एक रियासत, एक माशरा जो मुसलसल सिविल वॉर का शिकार है, और जहाँ पे इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, रीजनल पावर्स हैं, उनके अपने अपने मुफादात हैं, अपनी अपनी उनकी फंडिंग है और अपना अपना एजेंडा है। तो अब मुझे जो सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ लग रही है कि 9-10 बिलियन डॉलर आपके हैं, वो फ्रीज़ हैं, पैसा आपके पास नहीं है। अभी जब से अफगानिस्तान में ये तालिबान आए, बैंकिंग सिस्टम भी चल रहा है, ATM नहीं वहाँ पे भी चल रहा है। मगर आज की वैसे एक अच्छी खबर भी आई है कि आज उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ खोल दी हैं, कॉलेजेस खोल दी हैं। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से, मगर मैं समझता हूँ कि ख़तरे के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों को सुनने में आ रहा है कि खुराक की कमी का सामना है, महंगाई विदिन 15 डेज़ बेशुमार बढ़ी है, और एक जो अमेरिकन ने उनको एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ था, चाहे उनका अपना मुफाद था, काबल की हद तक या एक इन्फ्लुएंशियल क्लास डॉलर की आदी हो गई थी, उनकी बाइंग सेलिंग डॉलर में हो गई थी, उनकी सैलरीज डॉलर में थी, उनकी कंफर्ट ऑफ लाइफ जो थी वो अमेरिकन स्टैंडर्ड पे चली गई थी, आईफोन यूज़ कर रहे थे। अब जब वो रूलिंग लीड, खास तौर पे मैं काबल की समझता हूँ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग अफगानिस्तान की है कि अफगानिस्तान हमेशा से 2 मुल्क रहे हैं, एक काबल रहा है एंड रेस्ट ऑफ द अफगानिस्तान, ये दोनों में एक बड़ा फ़र्क रहा है। तो चैलेंजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं तालिबान के लिए कि मेरे ख्याल में वो एक ना ख़त्म होने वाली लिस्ट है, और जिसमें मेरी वैसे दुआ है कि वो कामयाब हो, मगर रैशनली लॉजिकली मुझे इसमें बड़े ख़तरात नज़र आ रहे हैं, और उनके लिए अगर होंगे तो पाकिस्तान पे भी उसका असर लाजमी होगा। ठीक है, दाइश कितना बड़ा ख़तरा है ताहिर मलिक साहब, कैसे देख रहे हैं आप? और ये बयानात भी वो दे रहे हैं कि अगर उन्हें जंग मुसल्लत की तो हम उससे निपट लेंगे, लेकिन किस हद तक चांसेस हैं कि दाइश वहाँ पर पावरफुल होगी? और यकीनन उन्होंने पहले ही दिखाया काबुल एयरपोर्ट पर हमला करके, मुस्तकबिल में भी इस तरह की चीज़ें मुतवक्के हैं अब जब डिफेंस सिस्टम ही वहाँ पर नाकारा हो गया। एग्जैक्टली वही मेरा आपको कंसर्न जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश। देखें, वियतनाम के बाद 70s में जब अमेरिका वहाँ से गया है तो दुनिया में अजीब एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक कोई रेगुलर आर्मी कोई इंसर्जेंसी से लड़ नहीं सकी। जितनी भी इंसर्जेंसीज हैं, वियतनाम से शुरू आप हो जाएँ, अफगानिस्तान हो जाए, बांग्लादेश ले लें, सब पे जो रेगुलर आर्मीज़ हैं उनको डिफीट हुई है। तो ये जो मुझे समझ आई है, अफगानिस्तान क्यों डेंजरस है इतना? पाकिस्तान इसलिए डेंजरस है कि वहाँ का स्टेट क्राफ्ट, रियासत, समाज, इदारे इस तरह नहीं है कि वो एक किस्म के स्टेबल नहीं है, लिहाजा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर फंडिंग ले आए तो दे कैन प्ले देयर वॉर।
तो आज के ज़माने में जो अफ़गानिस्तान सबसे दुनिया का मसला क्यों बना है, ये भी क्वेश्चन है। वो इसलिए बना हुआ है कि अफ़गानिस्तान की लोकेशन दुनिया के हार्ट के अंदर है। वहाँ पे हर पावर को, लोकल पावर को, इंटरनेशनल पावर को अपनी प्रॉक्सी वार लड़ने का बेहतरीन मौका है। आई डोंट नो कि ये होगा कि नहीं होगा, मगर अगर कल को अमेरिका और चाइना की प्रॉक्सी वार अफ़गानिस्तान में शुरू हो जाती है तो दोनों के पास $बिलियन है। तो दैश चाहे तो ऐश निकाल लें, दैश निकाल लें, तैश निकाल लें, मनी मेक्स दी मेयर को। यही मेरा कंसर्न है जो आपने सवाल करके मजीद वाज़ेह किया है कि अफ़गानिस्तान में रशियन कैपिटल आ सकता है, चाइनीज़ आ सकता है, अमेरिकन आ सकता है, रीजनल आ सकता है, ईरान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, 10-12 मुल्क साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया है, इंडिया के भी वहाँ पे अपने मसले हैं, अमेरिका के मसले हैं। तो हम एक समझ लें कि एक आतिश शाह पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। सलमान आबिद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त अमरीकी सदर बाइडन कह रहे हैं 17 रोज़ में तारीख का सबसे बड़ा शहरी इनखला कराया। ये दिस इज़ द ओनली अचीवमेंट ही हैज़ टू शेयर, और ये बयान उनका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तालिबान के तो जो तर्जुमान है वो वाजे कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पर जहारियत का इरादा रखने वाली ताकतें शिकस्त से सबक हासिल कर लें, वो अपनी विक्ट्री और अमेरिका की शिकस्त इसको वाज़े तौर पर करार दे रहे हैं। अब अमेरिका तस्लीम करे या नहीं, पर दुनिया की नज़र में आप क्या समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है, एक और शिकस्त है जो अमेरिका को हुई है? देखिए, अमेरिका तो बुनियादी तौर पे जंगी बुनियाद के ऊपर भी और सियासी बुनियाद पे भी अफगानिस्तान की जंग हार गई। ना वो जंग की बुनियाद पे अफगानिस्तान को फतह कर सका और ना वो सियासी बुनियादों पर कोई सियासी तस्वीर ला सका। अच्छा, एक जो हमारे यहाँ बहुत से दोस्तों का एक जज्बाती कैफियत होती है ना, वो ये है कि जी अमरीकी फौजियों का इनखला हो गया है, अमरीका गुड बाय। भाई, अमरीका ने अपनी फौजियों का इनखला किया है, इस रीजन से अपने आप को विड्रॉ नहीं किया है। और ये ताहिर मलिक ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि जो अमरीका चाइना के दरमियान जो ताकत के तवाज़न के कॉन्टेक्स्ट में है, वो अब अगली जंग जो है वो यहाँ प्रॉक्सी वॉर के तौर पे अफगानिस्तान में लड़ी जाएगी अमेरिकन मफादात के तहत। और याद रखिएगा कि भारत जो है उस प्रॉक्सी वार के लिए अमेरिका का नुमाइंदा होगा, और उसमें भारत जो है वो मिलकर आगे ताने बाने जोड़ेगा मुख्तलिफ फरीकैन के साथ। तो मैं तो इस रीजन के अंदर कोई बहुत जल्द कोई बड़ी स्टेबिलिटी नहीं देख रहा, क्योंकि देखिए ना, बुनियादी सवाल ये उठाएं कि क्या अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान को स्टेबल करना चाहता है या अफगानिस्तान को डिस्टेबल रखना चाहता है। उसका लार्जर इंटरेस्ट तो ये होगा कि अफगानिस्तान डिस्टेबल रहे, ताकि चाइना यहाँ अपने कदम ना जमा सके, पाकिस्तान यहाँ एक बेनिफिशियरी के तौर पे ना आ सके, रशिया उस तरह से ना उभर सके। तो मुझे तो लगता ही है कि आने वाले दिनों में चैलेंजेस तालिबान के लिए ज्यादा है, और ये ठीक है कि तालिबान के लिए जब चैलेंजेस होंगे, अफगानिस्तान के दाखिली महाज पे मसाइल होंगे, तो उसका इम्पैक्ट तो पाकिस्तान के अंदर आएगा। देखिए ना, बात यह है कि इंडिया की जो 3 खरब रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी है वो डूबी है, और उसका रिएक्शन आप भारतीय मीडिया के अंदर देख लें कि कितना सख्त तनकीद हो रही है मोदी को कि उसने अफगानिस्तान में दिल्ली को आइसोलेट कर दिया है। फिर अमेरिका का जो परसेप्शन दुनिया में बना कि अमेरिका और 40 ममालिक जो है वो जो दावा करते थे कि हम 10 दिन के अंदर पूरे तालिबान को एलिमिनेट कर देंगे, उनको 20 बरस लग गए। तो सवाल ये है कि अब उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा, और वो रद्द-ए-अमल ये है कि दाइश की मदद से यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि इसको किस तरीके से दाइश को अफगान तालिबान डील करने में कामयाब होते हैं, एक बात। फिर अमेरिका और जो भारत का कॉन्टेक्स्ट है, इसराइल का नेक्सस है, वो क्या रोल प्ले करते हैं। और तीसरा ये कि तालिबान खुद को किस तरह से डिफरेंट पेश करते हैं, यानी तालिबान अपने आप को माजी से डिसोन करके एक नए तालिबान के तौर पे जो पेश कर रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म बुनियादों पे चल सकेगा, दुनिया को वो एंगेज कर सकेंगे? क्योंकि अगर अफगानिस्तान में स्टेबल होना है तो उसे आलमी ताकतों की मदद चाहिए, पैसा चाहिए, उसी की बुनियाद पर उसकी तामीर न होगी। तो अभी बहुत से सवालात हैं जो क्वेश्चन मार्क हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत जो है वो कैसे जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव गवर्नमेंट का रिफ्लेक्शन नजर आए, और फिर वो अपनी लिजिटिमेसी पैदा करे, क्रेडिबिलिटी करे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, तभी जाके दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस होगी ना। इसलिए अभी तालिबान के लिए चैलेंजेस ज्यादा है। बिल्कुल सही। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। गेट साहब, चैलेंजेस जो तालिबान के लिए हैं वो तो अपनी जगह, कुछ चीज़ें जो इस पूरी गुफ्तगू में सामने आई जो रियलिटीज़ हैं, खुराक की किल्लत, बैंकिंग सिस्टम, मईशत, इसके बगैर मुल्क कैसे चलेगा? बाकी दाइश या बाकी मामलात, हुकूमत साजी, अवाम में, ये इसको सेटिंग असाइड, ये जो चीज़ें इनको कौन पूरा करेगा? अब अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पाकिस्तान की मदद चाह रहा है, लेकिन आप किस तरह से, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहाँ से चीज़ें पहले भी माजी में भी अफ़गानिस्तान जाती हैं जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, अब अगर वो उस तरफ जाएंगी, चीनी, गंदम, या हम सफ़र करेंगे, हमें मसला होगा, फिर क्या वो उनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी? फिर उनका जो सिस्टम है लेन देन का, वो किस करेंसी पे अब चलेगा? बहुत सारे मसले। देखिए अरसलान, बात यह है कि ये एक रियलिटी है। रियलिटी ये है कि नाउ सबसे पहले उनका काम है कि एक इंक्लूसिव पोलिटिकल एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बना लें जिस पर तमाम अफगान की रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि ये पता चले कि ये अफगान अवाम की मर्जी से हुकूमत बनी है और तमाम अफगान इसमें शामिल हैं। अगर इसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो इनके लिए बहुत आसानी होगी कि इनको बरतानिया भी एक्सेप्ट कर लेगा, अमेरिका भी करेगा, यूनाइटेड नेशन भी, यूरोपियन यूनियन भी, ऑफ कोर्स सबसे पहले इस खित्ते के जितने मुल्क, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सब हम उसको करेंगे। ये तो बात यहाँ तक भी कर लेंगे। बात ये कि उसको क्योंकि ये करेंगे, इनको लेजिटिमेसी मिलेगी, दुनिया को रिकग्नाइज करेगी, और जो इनको एक गारंटीड एक इकोनॉमिक सपोर्ट है वो मिलेगी, जिनमें पैसे फ्री जो है वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे, जिससे वहाँ अफगान पढ़े लिखे लोग हैं, दे विल बी एबल टू मैनेज देयर फेयर। बट द इशू इज कि अमेरिकन को पता था 1-1.5 साल से कि वी आर लीविंग, वो ऐसे तो नहीं गए हैं, वो वहाँ पर अपने बहुत बड़े नेटवर्क बना के गए हैं, वो वहाँ पर इंडिया को साथ इन्वॉल्व करके गए हैं, वहाँ से सेंट्रल एशिया के थ्रू वो लेकर गए हैं, अफगान के अंदर जो इनके खिलाफ तालिबान के ग्रुप्स हैं उनको वो पूरा तैयार करके गए हैं। हाइब्रिड वॉर इज़ गोइंग टू बी ऑन पीक, और इसके साथ क्या अमेरिका 20 साल में $2 ट्रिलियन खर्च करने के बाद यू फील कि वो रशिया को, सेंट्रल एशिया को, चाइना को, पाकिस्तान, ईरान को खुला रास्ता दे दे, और भाई बड़े मजे से कनेक्टिविटी भी हो गई है, गवादर पोर्ट भी चला लो और इकोनॉमिकली आप प्रॉस्पर हो जाए और हम दुनिया में बदनाम हो गए, रुस्वा हो गए, दे विल नेवर डाइजेस्ट इट। वी शुड बी वेरी क्लियर। इसलिए अफगानिस्तान में हालात इतने आसानी से ठीक नहीं होंगे। वहाँ पर जो ग्रुप इन्होंने बनाए हुए अफगान नेशनल आर्मी के स्प्लिंटर्स हैं, फिर उसके बाद इनके अपने नेटवर्क हैं, दाइश है वो भी इनकी क्रिएटेड है, तहरीक तालिबान है। डिपेंड ये करता है कि तालिबान कितनी जल्दी नॉट ओनली की हुकूमत बनाते हैं, अपने विदिन अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, जिसके लिए उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं है, ना उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग है कि वो कैसे उन्हें नेटवर्क ब्रेक करने हैं। वो बड़ी सिंपल तरीके से हुकूमत करते रहेंगे, वही वो करने की कोशिश करेंगे, तो ये उनके लिए रास्ते में बहुत रोड़े पाएंगे। प्लस स्पॉयलर्स, कितने स्पॉयलर्स हैं, वो क्या वहाँ पर करेंगे? क्या वहाँ पर वो खबरें देंगे कभी कि जी किसी औरत को, लड़की को मार दिया, उनको जॉब नहीं करने दी गई, डिफरेंट पुराने क्लिप चलाएंगे। मीडिया वॉर पे, हाइब्रिड वॉर का यही तरीका होता है जो उसको आजमाएंगे, फिर यूरोप के माइंड को पॉल्यूट करेंगे, अमेरिकन जो करना चाहते हैं वो कोशिश करेंगे। सो द लाइफ दैट बेड इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। लेकिन अगर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की मिल के इनकी मदद करते हैं, और उनको चाहिए कि इन मुल्कों की मदद लें, इनको बुलाएं, इनके एक्सपर्ट्स को बुलाएं, इनके जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको बुलाएं, ताकि समझें कि क्या करना है। इट इज़ नॉट कि तालिबान किस तरह यू नीड टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम द इस्लामिक कंट्री से ले लें, टर्की है, पाकिस्तान है, और आपके पास ममालिक हैं, चाइना इज़ वेरी विलिंग टू कम। सो आपने ये प्लान करना है कि हमने अपनी हुकूमत को स्टेबल कैसे करना है, हमने दुनिया के साथ अपने रवाबत कैसे कायम करने हैं, हमने दुनिया को इंगेज कैसे करना है, सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, तब ये सिलसिला चलेगा। अदरवाइज दिस थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट। कभी भी जितनी मार इनको पड़ी अमेरिकन को, जिस तरीके से ये अपने एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाई है, आप सोचेंगे कभी ऐसे फौज विड्रॉ करती है कि आप पहले फौज चली जाएँ, फिर उसके बाद आप सिविलियंस को लेके जाएँ, फिर उसके बाद अपने सफारतकारों को लेके जाएँ, और वहाँ से दोबारा फौज भेजें 5-6 हज़ार जो आके इनमें इनकला करे। आपने फौज को क्यों निकाला? आपने पहले सिविलियंस को, आपने उसके बाद अपने सफारतकारों को, फैमिली को क्यों निकाला? फिर एंड में फौज को बगराम एयरफील्ड खाली करते और आराम से चले जाते। दे वांटेड कि लड़ाई झगड़ा हो, वो इतना वेपन एमुनिशन छोड़ के गए हैं, ये अफगान आर्मी के पास भी है,
ये नॉर्दर्न अलायंस के पास भी है और काफ़ी ज़्यादा तालिबान के पास भी लड़ रही है। तो वो एक बीज बो गए लड़ाई का। अब देखना ये कि किस खुश असलूबी से अफगान तमाम ग्रुप मिल के अफगानिस्तान की खुशहाली के लिए, अवाम के लिए कितनी समझ बूझ से ये काम करते हैं। बिल्कुल सही। मैं ताहिर मलिक साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अमरीकी फ़ौजियों का मामला है पाकिस्तान आने का, इस पर कोई अब शेख रशीद साहब ने आज वाज़े किया 21 से 30 दिन के ट्रांजिट वीज़े हैं ये आर्जी, फिर उस बात बड़ी कंफ्यूजिंग है, बात वाज़े नहीं है कितने लोग हैं, कितने अमरीकी हैं, कितने अमरीकी फ़ौजी हैं, ये फिगर्स नहीं दिए जा रहे, वाज़े तौर पर नहीं बताया जा रहा। फिर तनकीद भी आई PDM के लोगों की जानिब से कि इन्होंने सारे होटल अमरीकी फ़ौजियों के लिए बुक करा दिए। ये क्या सारा मामला है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी रियासत का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि उन्होंने कभी इंफॉर्मेशन दी नहीं, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि जब से खान साहब आए हैं तो मज़ीद एक प्रेशर है, क्योंकि मैं भी मीडिया मैन हूँ। देखिए, असल तो बीमारी तो वहाँ से है ना, ये राइट टू नो जो आपका सिटीज़न का है, जो आपने इतना जो रफड़ डाला 5-6 हज़ार साल का स्ट्रगल जमहूरियत और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है आपका, वो राइट टू नो है। तो सबसे पहले तो क्राइम यही है आप किसी भी रियासती इदारे का कि आपको सच ही ना बताए। तो जब आप सच नहीं बताएंगे तो आप तो लोगों को बीमार कर रहे हैं। फिर मेरे जैसे हमें नकम्मे से साफ़ी अपने पल्ले चीज़ें चलाते जा रहे हैं, जी मैंने फ़ौजी देखा, मैंने जनरल देखा, मैंने कर्नल देखा। तो रियासत है मेरी, है मेरे टैक्स से चल रही है। मेरी पहली सबसे डिमांड ये है कि मुझे बताया जाए क्या है। अब मेरी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान को तकरीबन $380 मिलियन की एड मिल रही है इन ममालिक से, और ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी लोकेशन है, आप उनके साथ हैं, आपने कहा हम आपके लोगों को, ये इंसानी काम भी है, पैसे भी बनाए, इज़्ज़त भी बनाए, इसमें मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। PIA वाज द ओनली अपना एयरलाइन जो ऑपरेट कर रही थी। पाकिस्तान ने अच्छा की अपॉर्चुनिटी मिली है। आपने हालत देख लें, हर रोज़ डॉलर $3 ऊपर जा रहा है, 168 पे आ गए। तो सारी चीज़ें आप समझिए, हम लोग साफ़ी भी नहीं समझते। पाकिस्तान ने अच्छी अपॉर्चुनिटी, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने आपको तो बता भी दिया, तकरीबन $400 मिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे, ये जितने भी नेटो और अमेरिकन लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं। उसमें फ़ौजी भी शामिल है, नॉन फ़ौजी भी शामिल है, उनके जसूस भी शामिल हैं, वो लोग भी हैं जिन्होंने अफगानिस्तान पे उनका साथ दिया है। तो पाकिस्तान ने उनको सेब पैसे दिए और पैसे लिए, अल्लाह खैर सल्ला। तो सर, ये फिर क्या इसमें मसला है? ये क्या वो अपनी एब्सोल्युटली नॉट के चक्कर में फंसे हुए हैं कि नहीं अब सही बात बतानी है और घुमाए रखना है आवाम को भी, सहाफ़ियों को भी, मीडिया को भी, या कोई और वजह? नहीं, आप 70-72 साल देख रहे हैं, हमारी रियासत ने कभी आपको बताया? नहीं सर, वो तो चले माजी की जो बात रही ना, अभी आपने खुद राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की है। ये तो ये गवर्नमेंट है, ये क्या मसला कहाँ आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर पैसे मिल रहे हैं आपको, आप एक इंसानी बुनियादों पे काम कर रहे हैं जैसे आपने कहा, तो बड़ी अच्छी बात है। आप बताएं आवाम को कि जी हम ये कर रहे हैं, ये हमारी अचीवमेंट है। किस आवाम यार, जहाँ पे अभी तक पार्लियामान में अफगानिस्तान की पॉलिसी डिस्कस नहीं हुई, अभी तक एक इमरान की स्टेटमेंट नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। आपकी कोई मुझे पॉलिटिकल लीडर बता दें, चले नवाज शरीफ कायद तो अपने आप को कहता है, शहबाज कह दें पाकिस्तान के साबिक हुक्मरान रहे हैं, इमरान प्रेजेंट हुक्मरान है। मुझे एक एफर्ट दिखा दें आपकी सेनेट में, आपकी असम्बली में, जहाँ पे आपकी जो कागज़ों में आपको हुक्मरान है वो आपको बताएं आपकी पॉलिसी क्या है। मुझे आई हैव नो आइडिया कि कश्मीर के साथ क्या हुआ, मुझे आज तक नहीं पता। मैं हालांकि बड़ा फन्ने हाँ समझता हूँ जी, मैं साहबी, मुझे कौन बताएगा? जब रियासत ही आपको राइट टू नो नहीं देगी तो फिर स्पेकुलेशन आएगी, फिर नेगेटिविटी आएगी, फिर कहते जी साफ़ी बड़े घटिया हैं, ये पल्ले से बातें करते हैं, अपना जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। इसमें क्या बुराई है, आप बताएं। सच है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया है, पाकिस्तान की रियासत भी मानती है, हुक्मरान भी मानते हैं, मगर वो एक ईगो मौला जट रखी हुई है कि मौला जट तो बड़ा गैरतमंद होता है। मुझे अच्छी तरह ये जनरल लोधी हैं, वो डिफेंस रहे हैं सेक्रेटरी, जब खान साहब ने फरमाया था हमने नहीं दिए और अड्डे नहीं देने, तो मेरा हाल मैंने उनका आर्टिकल पढ़ा था, आई होप कि आई एम इन माई सेंसेस, तो उन्होंने लिखा था कि उन्होंने अड्डे मांगे ही नहीं आपसे। तो हम मैं भी वो गैरत और एक सुल्तान है, एक गुस्सा दिखा के बताते जी हम बड़े, मतलब मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ इस दुनिया में आपने किसी को सर्विस दी है, हम एक खूबसूरत मुल्क हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, एक काबिल इज़्ज़त एक रियासत है, हमने अपने अड्डे इस्तेमाल किया, आपने हमसे सहूलतें ली, हमें पैसे दें, जाए। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब ये इराक़ पे हमला किया अमेरिकन ने, मेरा हाल $40 बिलियन शायद तुर्की ने सिर्फ जहाज़ उड़ाने के लिए लिए उनसे।
सिंगापुर की हिस्ट्री आप देखें, कोरिया की हिस्ट्री देखें, अमेरिका जहाँ गया अगलों ने बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स दिए। ये हम में भी 2 दिन वीज़े लेके 2 दिन ग्रीन कार्ड लेके चुप कर जाते हैं, सारी दुनिया करती है, पता नहीं हम क्यों शर्माते हैं। सलमान आबिद साहब, आप कैसे सारे मामले को देखेंगे और ये कन्फ्यूजन क्यों कर, इसमें क्या वजह है, क्या बात है कि आप इस सारे मामले को छुपाएंगे? जो सहाफ़ी इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में पहुंच रहे हैं उनको भी काफ़ी सख्त सिक्योरिटी है, नहीं जाने दिया जा रहा, फिर बताया कुछ जा रहा है, देखा कुछ जा रहा है, वहाँ पर क्यों है ये सर? अभी आपने अपने प्रोग्राम में खुद कहा है कि अमरीकियों ने काबुल से निकलते वक्त सारे वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वहाँ के सिस्टम को सारा नकारा किया है। देखिए, एक सिक्योरिटी के कुछ तनाजुर होते हैं और हर बात शेयर करने वाली भी नहीं होती। ये तो एक हमारा अजम्पशन है ना कि हर चीज़ हमसे शेयर की जाए। भाई सवाल ये है कि क्या हम मीडिया में बैठे हुए अपने मालकान के बारे में सारी बातें शेयर करते हैं? क्या हम उस तरह की चीज़ें करते हैं? मेरा ख्याल ये है कि जो बात इसने की है, ताहिर मलिक ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि पाकिस्तान ने एक असूली फैसला किया कि हमने फैसिलिटेट करना है। उसमें यकीनी तौर पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं, उसमें डिप्लोमेटिक और सफारतकारी के कॉन्टेक्स्ट भी हैं। अब ये एक वक्त आएगा जब पता चल जाएगा कितने लोगों को हमने फैसिलिटेट किया, कितने फौजी थे, कितने सिविलियन थे, कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज भी है ना, उसको भी तो सामने रखे। जब आप उन्होंने पूरा इस्लामाबाद खाली करा लिया, होटलों के अंदर से सब लोगों को निकाल दिया, तो आपका ख्याल है कि अमेरिका ने ऐसी बस हवा में बात कर दी कि आप हमें फैसिलिटेट कर दें? नहीं सलमान आबिद साहब, जब अभी जिस तरह ताहिर मलिक साहब ने ये बात कही कि अड्डे मांगे ही नहीं थे और उन्होंने कहा जी हम नहीं दें, आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। सर मुझे एक बात बताएं, कराची या इस्लामाबाद के अगर होटल खाली हो जाते हैं, अवाम में एक सवाल साहब सुन तो लेना, बात यह है कि ये भी सारी अजम्पशन के ऊपर गुफ्तगू है ना। अब हुक्मरान तबकात चाहे वो कोई भी हो, आज के हो पुराने हो, एक हद तक की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते। उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, अपने लेन देन के मामलात होते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वो डील करते हैं। तो मैं तो कोई इस पर कोई ज्यादा वरीड नहीं हूँ। ज्यादा जो वरीड है इस वक्त, जो बड़ा चैलेंज है वो ये देखना है कि तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त जो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी मेंटेन होती है नहीं होती। अगर नहीं होती तो उसका सारा नजला पाकिस्तान पे गिरना है। हमारे सामने जो बुनियादी नौयत का सवाल है वो ये सवाल है कि तालिबान अगर वहां पे अपना वर्कआउट नहीं करते तो उसका जो फॉल आउट होगा हम उससे कैसे निपटे। हम इस बुनियादी एक सवाल लेके बैठ गए हैं कि कितने फौजी आए थे, कितने नॉन फौजी आए थे। पर ठीक है, अगर पाकिस्तान की हुकूमत नहीं बताना चाहती, ये कौन सी ट्रांसपेरेंट हुकूमत है, ये कौन सी बड़ी जबरदस्त किस्म की शफाफ हुकूमत है? सलमान आबिद साहब, आप नहीं समझते कि जब इंफॉर्मेशन दबाई जाती है या आधी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो दैट लीड्स टू स्पेकुलेशन और फिर दैट्स नॉट गुड। सुने अरसलान साहब, सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में कभी भी फुल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। ये हमारे यहाँ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के कानून के तहत एक गलत परसेप्शन है कि सिक्योरिटी के तनाजुर में भी आपको हर इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, फिर आधी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, ये ठीक है सर? सर आधी इंफॉर्मेशन भी आप ही निकाल रहे हैं ना, आधी अभी देखे ना। मैं नहीं निकाल रहा सर, ये तो जो जारी एक बात कहना चाहूंगा माजरत के साथ, ये एक मिनट में बात कहना चाह रहा हूँ जी। ये राइट टू नो, जी मलिक साहब, ये राइट टू नो जर्नलिस्ट का नहीं है, ये राइट टू नो सिटीजन का है, वोटर है जो पैसे देता है, जो रियासत चलाता है, उसकी तौहीन हो रही है। इसका मीडिया से कोई ताल्लुक सिक्योरिटी के हवाले से सुन ले जरा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नहीं। देन व्हाई यू आर कंसर्न अबाउट अफगानिस्तान? सलमान, देन व्हाट इज योर कंसर्न अबाउट अफगानिस्तान? If a common man is not the value, if the darling is not the common man, why I should be discussing then Afghanistan? It is a basic fundamental right of a citizen to know what is happening. This is democracy. This is a constitutional right of a people of Pakistan. के तनाजुर में हर बात शेयर नहीं की जाती। चलें जी, मैं आपसे कह रहा हूं, लेट्स एग्री टू डिसएग्री ऑन सर्टेन पॉइंट्स। उनका कहना है कि सिक्योरिटी के तनाजुर में हर बात नहीं शेयर की जाती, बट राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो। मेरे ख्याल से जब आप कैपिटल में बैठे हैं इस वक्त, लोगों में तशवीश है, लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, आधी बात पता है आधी नहीं पता, वो भी एक मज़ीद बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बहरहाल ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मैं सियासी सूरत हाल पर एक एक कॉमेंट तीनों मेहमानों से लूँ, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। मैं ज़रा कुछ चाहूँगा सियासी सूरत हाल पर भी राय ले लूँ अपने मेहमानों की। एक तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होना है ब्रिगेड साहब, पार्लिमानी साल का आगाज़ होना है, वो अब तारीख़ आ रही है, गालिबन 13 सितंबर या कोई ऐसी तारीख़ है। अपोजिशन टफ टाइम देगी,
फिर पीडीएम ने जो 2 दिन पहले की डेवलपमेंट है और जिस तरह से लॉन्ग मार्च और सारी चीज़ें कही हैं, कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? देखें अरसलान, एक पे मैं पहले जो आप अभी बात हो रही थी इन्फॉर्मेशन की, आई टेक 2 मिनट्स कि आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहे टोटल अराउंड 10 to 11,000 लोग टोटल पाकिस्तान आए थे और लेफ्ट ओवर अभी 1,000 समथिंग रह गए हैं। 544 फौजी थे जिसमें टोटल 122 रह गए, रेस्ट एवरीबॉडी इज गॉन। तो आई थिंक ये ऑर्डरली हो रहा है ये, लेकिन सिर्फ बताने की बात यह है कि वी आर नॉट गुड बार्गेनर्स, हमने कुछ अचीव नहीं किया। हम कम अज़ कम यूरोपियन यूनियन कहते हैं जी हमारा जी से जो G+ का स्टेटस है वो बहाल कर, जिसके पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद हम बरतानिया कहते हैं कि रेड लिस्ट से निकालें, जो उन्होंने खाम हमारे पर डाली हुई है अमेरिकन पैसे के ऊपर। अमेरिका से भी हम वी कुड हैव गॉट सम रिलीफ, जो हमने नहीं ली हमेशा की तरह हमने ये कर दी, में भी लॉन्ग रन में हमें इसका कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को जिस तरीके से सब कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, अफगानिस्तान में ये कर दिया, तो इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड विल, जिसकी वजह से आज सब पाकिस्तान को कॉल करके तारीफ करें। में भी दैट फॉर द रीजन। नाउ आई गो टू द पीडीएम की बात करते हैं। देखिए पीडीएम के पास नंबर 1 क्या नैरेटिव है, क्या उनका एजेंडा है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, इट इज़ अननोन। एक तो वैसे ही इतने अरसे के बाद जब एक तारीख उठती है दोबारा, तो जब ख़त्म हो जाए पीक से तो दोबारा वो कभी फल फूल नहीं सकती। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने क्या बातें की हैं, सवाए इसके कि जी आप वो रेवोल्यूशन ले आए, अवाम को खड़ा करें, हम ये कर देंगे, ये अब ये बातें ख़त्म हो चुकी हैं। आपने कोई भी ऐसी काम अवाम के जो मफाद में कोई बात की, आपने कोई बात की थी कि अवाम के लिए हम ये करेंगे, अगर हम आएंगे तो हम इकनॉमी को कैसे रिवाइव करेंगे, हम हेल्थ को क्या करेंगे, एजुकेशन का क्या करेंगे, आम लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। सर ये तो इंतखाबी मुहिम में करने वाली बातें हैं ना, अभी तो दे आर इन ऑपोजिशन, दे आर हेल्पलेस, दे कैन नॉट डू एनीथिंग बिसाइड सेइंग दैट वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे। आप क्या बताइए कि इस वक्त अरसलान, इस वक्त जबकि आप अभी रिसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस से निकले हैं, कोविड-19 से निकले हैं, अफगानिस्तान के प्रॉब्लम आपके सामने नजर आ रहे हैं, क्या मुहिब वतन होते हुए ये इनका इस वक्त दे हैव लॉस्ट मोमेंटम, दे नो कि अब अफगान ये इमरान खान को प्रॉब्लम नहीं है, 2 4 5 दिन पूरे कर देगा। आपका काम है अभी अपने इलेक्शन के लिए जो आपकी थिंकिंग है, जो स्ट्रेटजी है, उसकी बात करें और फिर असेंबली में जाके बात करें। ये मूवमेंट कर देंगे, मैं ये कर देंगे, ये कर, क्या मुल्क को करना चाहते हैं, व्हाट इज वेयर डू यू वांट टू टेक द कंट्री। पहले ये क्राइसिस निकल रहे हैं, ये बातें जिससे मेरे ख्याल में अवाम आप इन चीज़ों को नहीं देखते। पीपल्स पार्टी ने इनकी वैसे ही कमर तोड़ दी है, वहाँ आके पीपल्स पार्टी को सुना के गए हैं, उनको ये बता के कि हम उनके शहर में आ रहे हैं, आपने उनको ह्यूमिलेट करना था, वो कर लिया। रेस्ट दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दिस इज माई प्रेडिक्शन एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। बिल्कुल सही। सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं दोबारा से पीडीएम का इकट्ठे होना, लॉन्ग मार्च की बातें करना, टफ टाइम देना, ये तो वो अज़्म है जो पहले भी दोहराए गए थे, फिर दोहरा दिए गए, कुछ है नया इसमें या पुराना? बात यह है कि अरसलान साहब, पीडीएम या अपोजिशन एक वेंटिलेटर के ऊपर है और अपनी आखिरी सांसें ले रही है बतौर अपोजिशन। और आप देखिए कल जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ना मुफाहमत ना मुजामत, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, कोई टकराव नहीं चाहते, हम तो शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि जी आप हमारे साथ मामला तय करें, हमारे लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस निकालें, कोई इक़्तिदार का रास्ता हमवार करें। ये लॉन्ग मार्च, धरने वगैरह से तो शहबाज शरीफ ने ऐलान लातानुकी किया है। यानी पीडीएम के जलसे में फजलुर रहमान कह रहे हैं कि जब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद धरने की तरफ और लॉन्ग मार्च की तरफ, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं तो कोई मुजामत नहीं करना चाहता और कोई जो है कि लड़ा टकराव नहीं पैदा करना चाहता, हम तो शफाफ इंतखाब चाहते हैं। अच्छा, आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम तो फौरी तौर पर नए इंतखाबात चाहते हैं। यानी अब सारे फोकस जो है ना वो हुकूमत गिराना नहीं है, और वो बल्कि यह है कि जो 2023 का या 22 में जब भी इलेक्शन होते हैं उसके सिनेरियो में अपने लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना चाहती है। पीपल्स पार्टी भी चाहती है, एएनपी भी चाहती है, पीएमएलएन भी चाहती है और जेयूआई भी चाहती है। लेकिन पीएमएलएन का मसला यह है कि ये 2 मुखमसे में अड़के रह गए हैं। एक तरफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है। अब शहबाज शरीफ जो है वहां जो पीडीएम के जलसे में नवाज शरीफ ने तकरीर की है, उसके बिल्कुल बरक्स जो है शहबाज शरीफ साहब ने कल बात की है। अब किसकी बात माने, शहबाज शरीफ की मान ले, नवाज शरीफ की माने, मरियम की माने, पहले पीएमएलएन अपने अंदर बैठ के फैसला तो कर ले, उसका एक नैरेटिव क्या है, तो क्या चाहती है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। यह आधा तीतर आधा बटेर लड़ाई जो है ये तो किसी काम की नहीं है। बल्कि शहबाज शरीफ के बयान से तो मौलाना फजलुर रहमान को धचका लगा है। वो जो वहां
बिल्कुल सही पॉइंट आ गया सलमान आबिद साहब का। ब्रिगेड साहब, सलमान आबिद साहब, ताहिर मलिक साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।